बच्चों, हिंदी मेथड की जब हम बात करें तो जब आप पढ़ाने के लिए जाती हैं कक्षा में तो या तो गद्य पढ़ाती हैं या पद्य। तो इसके शिक्षण के अलग अलग सोपान होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। आज हम बात करेंगे पद्य शिक्षण की, यानी कविता शिक्षण की, कि जब आप अपने विद्यार्थी को कोई कविता पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको किस किस विधि से, प्रविधि से आपको गुजरना होगा। सबसे पहली बात है प्रस्तावना, जो कि आप लेसन प्लान में और माइक्रो टीचिंग में जानती हैं कि सेट इंडक्शन किया जाता है, यानी पाठ का पूर्व परिचय। कुछ ऐसे सवाल करना या कुछ ऐसी जानकारी देना जिसके द्वारा आप बच्चे को पाठ के शीर्षक तक पहुंचाती हैं। तो वो हो गया प्रस्तावना, जो कि सबसे आरंभिक चरण है। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। उसके बाद आप बच्चे को पाठ के बारे में बताइएगा। ये जो प्रस्तुतिकरण है, इस दौरान आप कविता का परिचय, कवि का परिचय, उसके कविता के अंदर का मूल तथ्य क्या है, मूल विषय क्या है, भाव क्या है, रस क्या है, ये बता सकती हैं। उसके बाद है बोध परीक्षा। अब आपने बच्चे को कविता के बारे में सारी जानकारी दे दी। अब आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया, बोध किया। समझाना होगा बच्चों को कि उस कविता के अंदर के भाव, उस कविता के लिखने के पीछे का कारण क्या है, जिस काल में वो कविता लिखी गई उस समय का सामाजिक वातावरण क्या था। तो ये तीसरे चरण में ये बात आएगी कि हम बच्चे के बोध को, उसकी समझ को और स्पष्ट करें। उसके बाद है काठिन्य निवारण, यानी कठिनता का निवारण। कठिनता क्या, कठिन शब्द आए होंगे, कठिन ऐसे पंक्तियां आई होंगी, कुछ मुहावरे आ सकते हैं, कुछ लोकोक्तियां आ सकती हैं कविता के बीच में। तो आप उसका निवारण करें, यानी आप बच्चों को बताएंगे कठिन शब्दों के अर्थ, कठिन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा, कुछ मुहावरे हैं तो उसका अर्थ, लोकोक्तियां हैं तो उसका अर्थ, कोई तत्सम शब्द है जो संस्कृत निष्ठ शब्द होता है उसका अर्थ। उसके बाद सस्वर पाठ, सस्वर, स्वर के साथ। ये शिक्षक का कार्य है, उसकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के सामने कविता का स्वर के साथ पाठ करे। बच्चों को कविता भाव के साथ, रस के साथ, आरोह अवरोह के साथ, शुद्धता के साथ पढ़कर सुनाए। उसके बाद है भाव विश्लेषण। उसके बाद शिक्षक उस कविता के अंदर की जो बात है, जो विचार है, जो भाव है, उसका विश्लेषण करेगा, यानी उसको विस्तृत तौर पर उसकी व्याख्या करेगा। उसके एक एक शब्द को, एक एक पंक्तियों के अर्थ को बच्चों के साथ साझा करेगा, उसे समझाएगा। क्योंकि कविताएं जो होती हैं उसमें जो आप पढ़ रहे हैं उसका भी अर्थ होता है, पर वो किस युग में लिखा गया और उसे क्यों लिखा गया, उसके लिखने के पीछे के कारण क्या थे, कवि की मनोदशा क्या थी, कवि की परिस्थिति और स्थिति क्या थी, उसका जीवन कैसा था, ये सारी बातें कविता से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। तो भाव का विश्लेषण उसके बाद आप करिएगा। उसके बाद है आदर्श पाठ। आदर्श पाठ क्या है, यहाँ पे तो सस्वर पाठ है, यानी स्वर होना चाहिए। और जब हम आदर्श पाठ की बात करेंगे तो बिल्कुल कविता के भाव के अनुसार, अगर कविता ओज वाली है, वीरता वाली है, तो आपकी आवाज़ में भी वो चीज़ आनी चाहिए। अगर कविता में भक्ति की बात है तो आपकी आवाज़ में भी वो मधुरता आनी चाहिए। अगर कविता में श्रृंगार और प्रेम की बात है तो उसके अनुकूल आपकी आवाज़ होनी चाहिए। तो आदर्श पाठ में शुद्धता होनी चाहिए, आरोह अवरोह होगा, कविता के रस और भाव के अनुकूल आपका उच्चारण होगा, आपकी भाव भंगिमा भी कविता के मूड, कविता के विषय, कविता के भाव के अनुसार होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि वो है आदर्श पाठ। उसके बाद है अनुकरण वाचन। सिर्फ शिक्षक के पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि शिक्षक को पढ़ता हुआ सुनकर बच्चा भी सीखे और बच्चा फिर उसको अनुकरण में लाए, बच्चा फिर पढ़े उसे। यानी टीचर ने जब पढ़ा तो बच्चों को बोल दिया कि आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा बच्चे को कि अब आप पढ़िए, तो बच्चा अनुकरण करेगा आपके पढ़े हुए कविता को। उसके बाद पुनरावृत्ति, एक बार फिर से उसको रिवीजन करेंगी आप फिर से एक बार उसको बच्चों के सामने पढ़ेंगे। दोबारा ये काम शिक्षक को करना है, ताकि बच्चे जब अनुकरण कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कुछ शब्द में बच्चे हकला रहे हैं, कुछ शब्द को बच्चे उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बार फिर से कविता को पढ़िए, उसके भाव के साथ, उसके बोध के साथ, उसके अंदर के तथ्य और विचार के साथ, समझाते हुए सारी बातों को फिर कविता को पढ़िए। और उसके बाद है मूल्यांकन। जरूरी है मूल्यांकन करना। अभी तक आपने इतनी कुछ
बातें बताई उस कविता के बारे में। तो कविता के जो कवि हैं उसके बारे में आप बच्चों से सवाल कर सकते हैं। कविता में क्या रस था, कौन सा अलंकार था, भाव कैसे थे, कविता के किसी शब्द का अर्थ आप पूछ सकती हैं। कविता में जो कुछ भी है घटना के बारे में, जैसे मान लीजिए पुष्प की अभिलाषा है, तो पुष्प की अभिलाषा में कवि ने कौन सा भाव है इस कविता का, तो इस कविता का भाव है देशभक्ति। फिर आप कह सकती हैं कि फूल की अभिलाषा क्या थी, अभिलाषा का मतलब क्या थी, इच्छा, चाह। फिर उसकी अभिलाषा क्या थी, तो उसकी अभिलाषा थी कि वो उस पथ पर फेंका जाना पसंद करना चाहेगा जिस पथ से वीर लोग गुजरते हैं मातृभूमि पर अपना शीश नवाने के लिए। तो ये सारी जानकारी उस कविता के अंदर है। वो आपको प्रश्न तैयार करना पड़ेगा कि आप मूल्यांकन के लिए कविता से संबंधित कितने सारे सवाल प्रश्न, हालांकि पाठ्यपुस्तक में भी होते हैं, पर आप अपनी इच्छा से अपने स्तर से भी प्रश्न तैयार कर सकती हैं। उसके बाद एक गृह कार्य, ये जरूरी है ताकि बच्चे घर जाकर भी उस कविता को पढ़ें, उसका मनन करें, उसका श्रवण करें, उसका वाचन करें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे को गृह कार्य दें जो कि उस कविता से संबंधित हो। तो बहुत सारे सोपान होते हैं किसी भी कविता को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, उसके पूरे भाव को बच्चों तक पहुंचाने के लिए। ये सारे सोपान से गुजर कर ही आप सक्षम हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं पद्य शिक्षण में। इसी कक्षा में मैं गद्य शिक्षण पर भी चर्चा करूंगी, पर आज हमें आरंभ की बात पद्य शिक्षण से। पहले प्रस्तावना, सेट इंडक्शन, फिर प्रस्तुतिकरण, कविता को प्रस्तुत करेंगे, बोध परीक्षा यानी बच्चे क्या समझते हैं उस कविता के संबंध में वो बात आप जानेंगे, काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ, सस्वर वाचन, स्वर के साथ पठन करना, भाव विश्लेषण। हर कविता का भाव होता है कुछ, उसके अंदर की कुछ व्याख्या होती है, उसका विश्लेषण। आदर्श पाठ शिक्षक करेंगे, आदर्श पाठ स्वर के साथ, भाव के साथ, आरोह अवरोह। आरोह अवरोह क्या होता है, ऊपर नीचे। जब हम बात करते हैं तो ऐसे एक स्वर लड़ी नहीं जाती, स्वर लड़ी ऐसे ऐसे जाती है, कभी आप जोर से बोलते हैं, कभी आप धीरे से बोलते हैं। तो आरोह अवरोह के अनुसार फिर बच्चे अनुकरण करेंगे, आदर्श पठन का पुनरावृत्ति फिर होगी सारी प्रक्रिया की, और आप फिर मूल्यांकन करेंगे, और अंत में आप बच्चे को इस कविता से संबंधित गृह कार्य भी देंगे। धन्यवाद।